नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चक्रव्यूह में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के जाने माने नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप जानते हैं पिछले 10 साल तक कांग्रेस में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। तो पिछले 10 साल का कार्यकाल था, उस कार्यकाल को अभी अगर हम बात करें तो कानों में आवाज़ गूंजती है नंबर 1 हरियाणा, हुड्डा जी का हरियाणा। पहला सवाल मेरा आपसे कि हुड्डा जी का जो नंबर 1 हरियाणा था, आज 7 महीने के करीब हो गए हैं, मनोहर लाल खट्टर साहब आ गए हैं अब सत्ता में, अब क्या हालात हैं हरियाणा के? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। 10 साल में हरियाणा ने बहुत प्रगति की। 2005 में हमारी सरकार आई थी कांग्रेस पार्टी की, मेरे को सेवा करने का मौका मिला, पार्टी ने दिया, सोनिया गांधी जी ने दिया। तो उस समय जो हमारा प्लान्ड बजट था कुल 2300 करोड़ का था जी। और जो आखिरी बजट पेश किया 14-15 का, वो 32,700 करोड़ का किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 14वें नंबर पे था हमारा प्रदेश, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे प्रति व्यक्ति निवेश हो, चाहे आपका और भी कोई पैरामीटर, उसमें नंबर 1 हरियाणा हुआ। तो इतनी उन्होंने विकास किया। ठीक है, इस बात को बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन जो बात ये भी है कि 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज था जब आपने छोड़ा, और आज के जो हालात हैं, बार बार आरोप ये लगता है कि आपने इतना कर्ज ले लिया कि हरियाणा का हर व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है। देखिए, जब ये सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने स्वयं माना था कि आर्थिक स्थिति हमारे हरियाणा प्रदेश की बहुत अच्छी है जी। जैसे मैंने कहा, 2300 करोड़ से जब 32,000 करोड़ तक का प्लान बजट पहुंचा है, तो रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन की जहां बात है, 11th 5 ईयर प्लान का जब आंका गया, तो हरियाणा नंबर 1 रहा पूरे देश में। रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन में 192% हमारी हुई, जबकि और प्रदेशों की किसी की 100%, किसी को 99%, किसी की 97% हुई। गुजरात जैसे प्रदेश की 98% हुई, हमारी 192% हुई। तो आप तो विकास किया है, तो विकास करने के लिए ऋण लेना, कोई भी काम हो तो विकास के लिए रहता है। लेकिन मेरा इनसे सवाल एक बात है, हमने तो हमारा सब विद इन नॉर्म्स था। जो आपकी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, उसके नॉर्म्स होती हैं कि आप जब भी ऋण लेते हैं, और जो हरियाणा के लिए 22.8 जो GSPD का फिक्स था, इससे अपर लिमिट में नहीं जा सकते। 2005 में ये मतलब मेरे ख्याल में 22% के करीब था, लेकिन 2014-15 में वो घटा के हमने 18.94 जो है वो छोड़ा। तो विद इन नॉर्म्स है। दूसरा नॉर्म होता है फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट कभी भी 3% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए ऑफ GSPD। तो हमारा जो 14-15 का हमारा बजट था, वो मतलब मच बिलो 3% था और विद इन नॉर्म्स था। लेकिन इन्होंने, अभी इनको 8 महीने भी नहीं हुए, पिछला बजट दिया उसमें, और अब सरकार बनने के 3 महीने के अंदर अंदर जो 70,000 करोड़ के करीब जो हरियाणा पे कर्ज था, अब 99,000 हो गया। 29,000 करोड़ हमने तो 10 साल में कहीं वहाँ पे पहुँचे हैं। ये 1 साल भी नहीं हुआ, 29,000 करोड़ इन्होंने ले लिया। 99,000 ये भी कह सकते हैं कि ये भी विकास के लिए कर्ज ले रहे हैं, ये बात नहीं। ये बताएं कौन सा विकास किया इन्होंने? तो अभी तो शुरुआत हुई है ना। नहीं भाई, शुरुआत तो जब होगी जब और गोइंग स्कीम है। मान लो हमारे कोई इन्होंने कोई नए एम्प्लॉय लगाए हों, या कोई विकास का काम किया हो, कोई भी एक काम बताएं। 154 वायदे थे इनके, एक भी काम बताएं कोई एम्प्लॉयज़ को पंजाब स्केल दे दिया हो, या ओल्ड एज पेंशन जो प्रॉमिस किया था 2000 कर दी हो। 1500 हमने की थी, घटा के 1200 की है। 1000 थी आपके समय में? 1000 थी, लेकिन हमारा कैबिनेट का फैसला था 1 नवंबर से 1,500 का फैसला अधिकतर जो आपने ये फैसले पहली सरकार है पूरे देश में जिसने फैसला बदला हो। कैबिनेट का फैसला था ये कि 1,500 रुपया प्रति माह मिलेगा, पंजाब का स्केल लागू होगा, वृद्धावस्था को पेंशन, विधवाओं को और विकलांगों को 1,500 रुपया देना था। तो इन्हें कोई एक काम बताए, और जो मतलब जो बैकवर्ड क्लास के लिए, ESW के लिए जो
बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्राइवेट स्कूल्स का किया था, हम 1 से लेकर 8वीं तक वो खत्म कर दिया। हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि इन्होंने एम्प्लॉयज़ नहीं लगाए। आप पे आरोप ये लगता है कि जाते जाते आप इतने एम्प्लॉयज़ लगा गए कि आज वो उनके गले की फांस बन गए हैं। जगह जगह पे हरियाणा में, पंचकुला में, चंडीगढ़ में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कंप्यूटर लैब सहायक हों, टीचर्स हों, इन लोगों को आप लगातार ओबलाइज करते गए। उनको रोजगार तो दिया लेकिन पक्का रोजगार नहीं मिला, और आज वो उस मकाम पे खड़े हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। ये गलत कह रहे हैं। सरकार का काम रोजगार उपलब्ध कराना है, सरकार का काम रोजी रोटी छीनना नहीं है। इस सरकार आने के बाद कम से कम 25,000 लोगों को ये हटा चुके हैं जो कार्यरत थे। अब मान लो गेस्ट टीचर्स की बात है, अब गेस्ट टीचर्स का इन्होंने घोषणा पत्र में वायदा किया था कि भाई हम आते ही नियमित कर देंगे। तो नियमित कंप्यूटर टीचर होते है कैसे? वो तो चुनावी वायदा हो गया एक तरीके से। नियमित कर पाते तो आप भी कर जाते उनको। नहीं, हमने तो कोई नहीं निकाला। हाँ, हमने तो अपना रास्ता निकालना पड़ता भाई। लेकिन कोर्ट में हलफनामे तो दिए आपने, कोर्ट में हलफनामे तो आपने भी दिए। कोर्ट का अलग बात, कोर्ट उस हमारे समय में था, लेकिन हमारे से पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, उन्होंने MITC के 5-6 हज़ार एम्प्लॉय निकाल रखे थे, हज़ारों एम्प्लॉय निकाल रखे थे। वो सबको हमने रोजगार दिया बुला के, हमने रास्ता निकाला। हम जानते हैं कैसे रास्ता निकाला चाहिए। आज भी इनके पास था, गेस्ट टीचर का रास्ता निकल सकता है, इनको रोजगार देना चाहिए। कंप्यूटर टीचर का लग सकता है, लेकिन अब इनको लग रहा है कि लैब अटेंडेंट्स का लग सकता है। हाँ। लेकिन ये सरकार जो है बेदर्द सरकार है। लेकिन आरोप इनका ये है कि जितने भी जो आप कहें कि गेस्ट टीचर्स की बात हो या कैजुअल टीचर्स की बात हो, उनको सबको बैकडोर एंट्री से लगाया गया, और वो सब कांग्रेस के चहीते थे, आप लोगों के करीबी थे, इसलिए अब उनको हटाने में ही अपनी भलाई सोच रहे हैं। नहीं, गलत बात है। कोई किसी की चहेता नहीं, वहाँ ज़रूरत के हिसाब से लगाए थे। बच्चों की पढ़ाई का सवाल था, इस वास्ते गेस्ट टीचर लगाए, क्योंकि रिक्रूटमेंट में समय लगता। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया गेस्ट टीचर्स ने। आज उनका हक है घोषणा। ये जब वो धरने पे बैठे थे तो यही लोग गए थे कि भाई हमारी सरकार आएगी। तो अगर राजनीति में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। जो हथियार लेके जो चुनाव में उतरे, झूठ का हथियार, एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। झूठ का हथियार जो इस्तेमाल किया, ये दे स्टैंड एक्सपोज्ड, बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं वो। और इसी वास्ते आप देख रहे हैं, वायदा कुछ किया, करते कुछ है, और आम आदमी की जबान पे ये आ गया है कि थोथे वायदे थोथी सरकार। थोथे वायदे थोथी सरकार। चलिए अब मान लेते हैं आपका जो आरोप है, मनोहर लाल खट्टर जी भी इस प्रोग्राम को, चक्रव्यूह को देख रहे होंगे, और जो मंत्रीगण हैं वो भी देख रहे होंगे। आप जब इतना अच्छा काम कर रहे थे, जैसा कि आपने आंकड़े बताए, GDP ग्रोथ की रेट बताई, तो ये वाली जो चीज़ें थी, तो फिर तो आपको रिपीट होना चाहिए था केंद्र में भी। केंद्र में आप 3 फिगर्स भी नहीं छू पाए, हरियाणा में आप मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर भी नहीं आ पाए। तो कौन सी वजह थी कि लोगों ने आपको नकार दिया? देखो, ये प्रजातंत्र है, इसमें मान लो आप हरियाणा में लगाए, हरियाणा की जनता जो है, लोग इतने जोशीले हैं, ये 5 साल के बाद हर बारी सरकार बदलते हैं। आपको 10 साल दिए। वही मैं कह रहा हूँ, अब हमारे को काम पे 10 साल दिए। और पहले आप इतिहास उठा के देखें, 72 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तो 77 में जब विपक्ष में गए तो 3 सीट आई, और फिर उसके बाद 82 में सरकार बनी हमारी। 82 से जब 87 के चुनाव में गए तो 5 सीट आई। उसके बाद 91 में बनी, 91 से जब 96 में आए 9 सीट आई। फिर उसके बाद पार्टी ने मेरे को अध्यक्ष बनाया, 2000 में हमारी 22 सीट आई। और अब जब ओम प्रकाश चौटाला जी, बंसीलाल जी जो 96 में बने मुख्यमंत्री, तब 2000 में चुनाव हुआ तो उनकी 2 सीट आई। अरे हमारी तो फिर भी आपके 10 साल के बाद जो है 15 सीट आई हैं। तो उस हिसाब से तो परफॉर्मेंस लोगों ने बहुत अच्छी दी है हमारे को। लेकिन यह स्वाभाविक है, प्रजातंत्र में जिस प्रकार का देश में माहौल बना हुआ था, एक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आधार पे नहीं, एक व्यक्ति का एक था। और वो जो मैं कहा कि झूठ का हथियार लेके भारतीय जनता पार्टी उतरी चुनाव के मैदान में। किसी को कहा कि हम काला धन ले आएंगे, 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। अब हरियाणा में लोग, आप उन्होंने कहा कि बेरोजगार के जो BA हैं उनको हम 9,000 रुपये महीना देंगे, बुजुर्ग को हम 2,000 रुपये महीना पेंशन देंगे, जो 12वीं पास है उनको 6,000 रुपये देंगे। बिल्कुल। तो ये झूठे, अब ये झूठे, मैंने कहा झूठ का हथियार जो है वो गुब्बारा फट गया इनका।
दर्शकों, आप देख रहे हैं कि हुड्डा साहब काफ़ी जोश में हैं और एक के बाद एक हमला भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार पर बोल रहे हैं। ये जोश बरकरार रहेगा। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है उसके बारे में बात होगी। आप बने रहिए ईटीवी के कार्यक्रम चक्रव्यूह के साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चौधरी वीरेंद्र सिंह, हमने कहा आपने पार्टी जो छोड़ी उसका कारण कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा? उन्होंने कहा हाँ। जब आदमी स्वार्थ में किसी पार्टी को छोड़ता है, कुछ ना कुछ तो बहाना ढूंढता है। ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आप जानते हैं हमारे साथ हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब मौजूदा मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन अब हम आपसे बात करेंगे आपकी पार्टी में क्या हो रहा है। आपकी पार्टी का आज की तारीख में जो हाल है वो गुटबाजी दिख रही है। एक फिल्म आई थी, ये बात मैं पहले भी एक दो कार्यक्रम में कह चुका हूँ कि फिल्म का मतलब उसमें बताया था एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। कांग्रेस का मतलब है गुटबाजी गुटबाजी और गुटबाजी, खासतौर पे हरियाणा में। सहमत हैं आप? नहीं, ये तो आपकी परिभाषा है। ये कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। थोड़ा सा अगर आप इसको एक्सप्लेन करें या फिर मैं सवाल करूं। नहीं, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, उनके नेतृत्व में सब पार्टी मजबूत है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरा इशारा उनकी तरफ था, आप नहीं बोलेंगे लेकिन हम आपसे सुनना चाहेंगे। अशोक तंवर अब अपने कद को आपके कद के मुताबिक बनाने की प्रक्रिया में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारे इसी कार्यक्रम में चक्रव्यूह में वो आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आप बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर कर रहे हैं, आपका कद पार्टी में क्या है? तो अशोक तंवर का उसमें जवाब था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद आज की तारीख में मात्र एक विधायक का है। ये जो बयान है इसे आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, जहाँ तक पार्टी में कद और ना कद की बात है, पार्टी के नेता सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी हैं, बाकी सब पदाधिकारी हैं और पद इधर उधर होते रहते हैं। लेकिन जो आपका कद रहा, पिछले 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जब यहाँ पे पार्टी का कोई आयोजन होता है, होर्डिंग्स में से आपकी फ़ोटो हटा दी जाती है, उस वक्त अच्छा तो नहीं लगता होगा? नहीं, फ़ोटो से क्या है, लोगों के दिल में फ़ोटो होनी चाहिए, फ़ोटो से कुछ नहीं होता। अच्छा, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, वो फ़ोटो की तो कोई बात नहीं, तो प्रथाएँ हैं, चलती रहती हैं। गांधी परिवार के आपको बहुत नज़दीकी माना जाता है। जो लोग कांग्रेस की राजनीति को समझते हैं वो सभी जानते हैं, और इसी का जो लाभ है वो लगातार आपको मिलता रहा है। नहीं, वो हमारे नेता हैं और मेरा परिवार सदैव कांग्रेस में रहा है। मेरे दादा, मेरे पिताजी, हम सब और मेरा पुत्र कांग्रेस में ही हैं जी। और नेचुरली गांधी परिवार का नेतृत्व रहा है कांग्रेस का, तो वो हमारे नेता रहे हैं और आज भी नेता हैं। गांधी परिवार की बात करते हैं तो जो ये सरकार बनी है, चाहे केंद्र की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, इसमें जो मुख्य मुद्दे थे वो दो थे। एक तो भ्रष्टाचार का था, दूसरा रॉबर्ट वाड्रा का था। रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा मोदी साहब ने खूब जम के भुनाया, केंद्र की सत्ता पे काबिज हुए। उसी की लहर के चलते चलते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। हालांकि होता ये था कभी इनेलो और कभी वो, लेकिन इनेलो को पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई। रॉबर्ट वाड्रा का मुख्य मुद्दा था। रॉबर्ट वाड्रा का असली मुद्दा क्या है ये आपसे बेहतर बताना शायद किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। ये कुछ नहीं मुद्दा, ये तो एक राजनीतिक इनका वो था क्योंकि वो रॉबर्ट वाड्रा जी जो है एक व्यक्ति विशिष्ट के दामाद हैं, तो उनको टारगेट बनाने के लिए ऐसा इन्होंने झूठा वो कहा। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कमीशन भी बैठाया उन्होंने, रेफरेंस भी आपने देखा। हरियाणा सरकार ने कोई किसी को फेवर नहीं किया, ना कोई वो किया है। अब वो कई जगह तो आप इनके बयान आते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को ज़मीन दे दी। तो बार बार कह चुका हूँ कि हरियाणा सरकार ने किसी भी बिल्डर को 1 इंच ज़मीन नहीं दी है। अब ये तो बाकी जो है किसी को रियायत नहीं की। हरियाणा सरकार के कार्य दो हैं, जब एक आदमी दूसरे आदमी से ज़मीन खरीदता है
तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी पूरी होनी चाहिए। स्टाम्प ड्यूटी पूरी है, लाइसेंस फीस पूरी दे रखी है। अब ये तो इसमें कोई निराधार है, कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो गलत काम हुआ हो या कानून से बाहर हो। सब काम कानून के दायरे में, पॉलिसी के दायरे में हुए हैं। ये केवल राजनीतिक जो है किसी को बदनाम करने का एक प्रयास है। जब वो आपको राजनीति के तौर पे बदनाम करते हैं, जब रॉबर्ट वाड्रा का नाम उछाला जाता है, सोनिया गांधी जी के जवाई साहब हैं वो, तो उन चीज़ों को आप मीडिया में आकर फिर अच्छे से क्यों नहीं रखते हैं? मतलब कांग्रेस चुप्पी क्यों साध जाती है? नहीं, कोई नहीं, सब साफ कहा। मैं तो 20 बार कहा है और प्रेस में भी कहा है, प्रेस आज भी कह रहा हूँ आपके सामने, कोई भी ऐसा कानून नहीं किया। सिर्फ ये उनकी दुर्भावना है जो किसी को बदनाम करने की है। कोई भी गलत काम नहीं हुआ हरियाणा में। अभी जैसे कांग्रेस की हम बात हरियाणा की पे वापस लौटते हैं, कुछ जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ के चले गए और पार्टी छोड़ने का जो कारण बताया, इसी कार्यक्रम के हम चक्रव्यूह की बात करेंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह। हमने कहा आपने पार्टी जो छोड़ी उसका कारण कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा? उन्होंने कहा हाँ। तो आपने हाँ बरवाई होगी, बाकी जो है स्वार्थ। हाँ, उन्होंने कहा होगा, क्योंकि जब आदमी स्वार्थ में किसी पार्टी को छोड़ता है, कुछ ना कुछ तो बहाना ढूंढता है। कुछ नेता हैं वो, उनको तो मैं तो मलाई मार कहता हूँ। मलाई मार तो मलाई मार ही रहेगा, जिसकी हवा होगी उधर चला जाएगा। नहीं, वो कह रहे थे कि जो हुड्डा साहब हैं उन्होंने जो पार्टी को निजी पार्टी बना लिया और बाकी लोगों को उसमें इतनी अहमियत नहीं मिल पाती थी जितनी मिले। जो सबसे बड़े खैर ख्वाह हैं वो कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैंने कई बार कहा कि आप मुख्यमंत्री बन गए हैं और मैं चाहता हूं कि आप जैसा मुख्यमंत्री, बेहतर मुख्यमंत्री कोई ना हो, लेकिन आप सुनते नहीं थे उनके। नहीं, वो हमारे वित्त मंत्री थे और वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। पूरा पार्टी ने मान सम्मान दिया। अब कोई जिन्हें पार्टी छोड़नी है अपने स्वार्थ में, तो उसका तो कोई इलाज नहीं। राव इंद्रजीत सिंह जो भी बताया, उनका भी जो पार्टी छोड़ के पार्टी केंद्र में मंत्री बना रखा था जी, उनको अगर किसी वजह से, वो तो वही बताएंगे क्यों नहीं दोबारा केंद्र में मंत्री बने, तो पार्टी छोड़ दो। भूपेंद्र सिंह अगर ये भारतीय जनता पार्टी में मंत्री नहीं बनते तो शायद भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ देते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की एक चीज़ की तारीफ होती है कि आप में ना पेशेंस बहुत है, आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते। आपके पार्टी के नेता आपके मंत्रिमंडल में रहते हुए आपके विरुद्ध स्वर उठाते रहते थे। कैप्टन अजय यादव की बात करें, किरण चौधरी जी की बात करें, शैलजा कुमारी जी की बात करें, तो आप रिएक्ट बहुत कम करते हैं। ऐसा क्यों है? आप ज़रूरत नहीं समझता मैं, कोई रिएक्ट करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में किसी के प्रति कुछ नहीं है। मैं सबका सब साथियों को साथ लेके चले हैं। सब कांग्रेस के साथी जो है कांग्रेस में रहे, पार्टी को मजबूत करें, मेरे को स्वागत है। अभी जो हरियाणा में कांग्रेस की मजबूती चल रही है वो सबका ऐसा देखने में मिल रहा है कि अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। किरण चौधरी जी अलग कुछ बयान दे जाती हैं, तंवर साहब आपके बारे में कुछ बोल जाते हैं, कोई उनको अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। जो बड़े नेता हैं संपत सिंह आपके प्रदेश अध्यक्ष को बच्चा करार दे देते हैं। तो विधायकों को लेकर अभी क्या स्थिति है कांग्रेस में? नेता कौन है, इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, वो आप लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। आपके नेता बयान दे रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, कन्फ्यूजन कोई नहीं है। मैंने बता दिया, कांग्रेस पार्टी में नेता तो श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बाकी पदाधिकारी हैं। तो पदाधिकारियों का भी तो कद और इज्जत और सम्मान होती है, सबका मान सम्मान है, लेकिन वो मान सम्मान जो है बार बार मीडिया में आकर अगर किसी बड़े नेता, मीडिया क्या कहता है इस बात का मेरे को क्या मालूम? मीडिया तो वही कहता है जो आप बोलते हैं। नहीं, मैं तो बोलता नहीं, आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं, जो नेता आपके विरुद्ध बोलते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरे को मालूम नहीं कौन मेरे विरुद्ध कौन बोलता है। अभी ये कहते हैं कि जो हुड्डा साहब के जितने भी करीबी लोग हैं वो धीरे धीरे पार्टी से निकल गए। उनको लगा कि जो 10 साल का राज है, एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर हो गया, तो अब 10 साल निकल लेते हैं। कुछ लोग पूछ के निकले, कुछ लोग बिना पूछे निकल गए। नहीं, मेरे से कोई पूछ के निकला नहीं और मेरा तो कोई आदमी पार्टी से निकला नहीं। हाँ, जो स्वार्थी हैं वो आज उधर हैं, कल उधर आ जाएंगे, फिर जिधर हवा देखते हैं तो चले जाते हैं। अभी जैसे काफ़ी समय है, बहुत जल्दबाजी होगा ये बल्कि आप कह रहे हो। हाँ। मैं कहता हूँ रोज आप सुबह यहाँ देखते। हाँ। रोज सैकड़ों आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, सैकड़ों आदमी। वजह उन्होंने देख लिया, भारतीय जनता पार्टी एक भी वायदा, झूठे वायदा पे वो कह रहे हैं कि हमारे से अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, तो अपने कांग्रेस में आ रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ धोखा हो गया।
आपको लगता है कि जो आपके सीनियर मिनिस्टर्स इलेक्शंस के पहले भी, चाहे लोकसभा के चुनाव हों या विधानसभा के चुनाव हों, आपके जो सीनियर्स लीडर कांग्रेस के थे वो मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं थे, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा आप लोगों की हार के लिए? कांग्रेस की हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। नहीं, ओवरऑल तो देखो कितने फैक्टर होते हैं, वो तो आप मालूम है। मान लो यूपी सरकार थी, पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, ऐसे हमारे असेंबली से पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, और वो एक हवा थी, हवा में हरियाणा के भी इलेक्शन हो गए, जीत गए। लेकिन उसके अगर हरियाणा के इलेक्शन दिल्ली के साथ होते, भारतीय जनता पार्टी का वही असर होता, तो दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में तो आपका हश्र देखिए क्या हुआ। आपका मतलब कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का नहीं। नहीं देखो आप तो जीरो पे आ गए। देखिए नहीं जीरो पे नहीं आए। हाँ, तो कितने हैं? मेरी बात सुनिए, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, 70 सीट है वहाँ पर असेंबली की, और 7 सीट है पार्लियामेंट की जी। 7 के साथ बीजेपी पार्टी को थी, और 70 में से 60 जगह बीजेपी लीड कर रही थी जी। 10 जगह आप लीड कर रही थी, कांग्रेस तो एक जगह भी लीड नहीं कर रही थी, तो कांग्रेस तो वहीं रही ना। लेकिन ये तो 60 से 3 आ गए, ये तो 60 से 3 आ गए भाई। ये तो हम कहेंगे दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। 60 से 3 आ गए। आप तो शून्य, 60 से हम तो जहाँ थे वहीं थे। आप तो शून्य पे आ गए ना। हम तो थे शून्य पे पार्लियामेंट के चुनाव में। मैं तो सिर्फ 6 महीने के अंतर में 60 से 3 आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ गुब्बारा फूट गया। लेकिन आप तो शून्य पे रह गए ना, अब कैसे खुश हो सकते हैं? नहीं, खुश क्या बात, अब आगे इलेक्शन होंगे जब कांग्रेस की आ जाएगी। आपको यकीन है कुछ कांग्रेस ऐसा कर रही है? कांग्रेस क्या रणनीति आपकी? नहीं, रणनीति की बात नहीं, लोग इस बात को समझ चुके हैं कि भाई जनहित के लिए, प्रदेश हित के लिए, इवन दिल्ली में अगर जैसे 10-15 साल कांग्रेस ने विकास कराया है, अब उन्होंने देख लिया, अभी हरियाणा में देख लिया लोगों ने क्या कानून व्यवस्था है, किस किस्म का है, कोई एक वर्ग भी संतुष्ट नहीं है जी। मैं तो सारे घूम रहा हूँ, व्यापारियों से बात करो, व्यापारी कहेंगे कि भाई हमारे तो जो है मुनाफा तो गया दूर, अपनी पूंजी खा रहे हैं, कर्मचारी परेशान हैं, किसानों की तो जो हाल हुआ पूछो ही मत, उनकी तो बुरी तरह पिटाई हुई है, और गरीब आदमी है, मजदूर 100 गज के प्लॉट जहाँ छोड़ गए थे वहीं पड़े हैं। जो गरीब आदमी मकान बनाने के 91 हज़ार हम दे रहे थे, वो भी स्कीम ठप है। पता नहीं कर्जा 27,000 को 29,000 करोड़ ले लिया, लेकिन गया कहाँ ये मेरे को मालूम नहीं। बिजली जो है, आप गांव में जाओ, मुख्यमंत्री जब अहमदाबाद जाते हैं तो जब तक कहते हैं भाई हमारे पास 10,000 मेगावाट बिजली है, उद्योगपतियों कहते हैं यहाँ उद्योग लगाओ। ठीक कहा उन्होंने, अच्छी बात है, उद्योग लगाना चाहिए, और ये भी सत्य कहा उन्होंने कि भाई 10,000 मेगावाट बिजली है। मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा उपलब्ध है हमारे पास, मेरे को तो मालूम है। लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा बार बार। मैं कह रहा हूँ 10,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली है, तो सेल्फ सफिशिएंट जब हरियाणा बन गया तो बिजली गई कहाँ? क्यों आज किसान रो रहा है बिजली के लिए, क्यों गांव वाले रो रहे हैं, क्यों ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये हर वर्ग, चाहे वो ग्रामीण है, चाहे शहरी है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे दलित है, सब जो है विमुख हो चुके हैं सरकार से। आखिरी सवाल मेरा चक्रव्यूह में, आप इतनी सारी गलतियां गिनवा रहे हैं सरकार की कि वो ठीक से नहीं चल रही है। हम आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि जनता के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने जब से ये 7 महीने से ऊपर का समय हो गया है, आपको एक बार हमने देखा गवर्नर के दरवाजे पे जाते हुए, जब अनिल विज ने बयान दे दिया था कि हम गांधी नेहरू परिवार के नाम हटा देंगे जितने भी ग्राउंड्स हैं। उसके अलावा जनता के लिए लड़ते हुए हमने देखा नहीं कांग्रेस के नेताओं के। मैं तो अभी गया था, 2 दिन पानीपत में रहा, गांव में गया, और मैंने कहा उनको कि आप संगठित हो, सारे वर्गों का सहयोग दो, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, आपके हित की लड़ाई लड़ेंगे। आपके नेता संगठित हैं? हाँ, आपके नेता संगठित हैं, कांग्रेस पार्टी एक है, कांग्रेस पार्टी में कोई इस किस्म की कोई बात नहीं है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज आपने देखा चक्रव्यूह में। अब ये चक्रव्यूह में कहाँ तक हम इनको अंदर ले जा पाए और कहाँ तक ये बाहर आ पाए, हमेशा की तरह ये फैसला हम आप दर्शकों पर ही छोड़ते हैं। हुड्डा साहब, आपने कीमती समय में से समय निकाला, ईटीवी के साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। आप बने रहिए ईटीवी के साथ, खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।